डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर भारत की पराक्रमी परेड के विश्लेषण से करेंगे, जिसमें दुश्मनों के लिए चेतावनी थी तो दोस्तों के लिए संभावनाएं भी थी। एक ऐसी नवीनता थी जिसने भारत की संस्कृति और शौर्य की प्रतीक इस परेड को बिल्कुल नया कलेवर दिया। आज हमने आपके लिए इस परेड की स्पेशल हाइलाइट्स तैयार की हैं ताकि आप ठीक से समझ पाएं इस बार 26 जनवरी की परेड में क्या क्या पहली बार हुआ जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कौन से नए हथियार नजर आए, इन हथियारों से भारत की सामरिक क्षमता कितनी मजबूत हुई और भारत इन नए अस्त्रों के साथ दुनिया के किन ताकतवर देशों से आगे निकल गया है। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस पर भारत के नए संबंधों की केमिस्ट्री भी दिखाई दी। आज भारत के गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ हिंदुस्तानियों ने ही नहीं देखी, बल्कि पूरे यूरोप ने भी देखी। भारतीय संस्कृति और पराक्रम की झांकियों ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी अचंभित किया। आज कर्तव्य पथ पर पाकिस्तान की एक झांकी भी निकाली गई, जिसकी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बहुत ही चर्चा हो रही है। यह झांकी कैसी थी और इसे देखकर पाकिस्तानियों के मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए आज कर्तव्य पथ पर क्या क्या पहली बार हुआ है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दो मुख्य अतिथि मौजूद थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले सिर्फ 2018 में भारत ने एक नहीं बल्कि आसियान देश के राष्ट्राध्यक्षों के तौर पर 10 मुख्य अतिथि आमंत्रित किए थे। पहली बार परेड रंग बिरंगे प्रदर्शन की जगह असल युद्ध जैसी कॉम्बैट संरचना में दिखाई दी। इसे बैटल एरा कहते हैं, यानी जंग शुरू होने पर कौन सा हथियार पहले इस्तेमाल होता है, किसका प्रयोग बाद में किया जाता है। परेड में हथियारों को उसी क्रम में रखा गया। गणतंत्र दिवस पर भारत ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर और भैरव जैसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दिखाए, जिनके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बार पूरी तरह ड्रोन आधारित तोपखाना यूनिट शक्ति बाण रेजिमेंट परेड में दिखाई गई। यह एक ऐसी तोपखाना यूनिट है जहां तोप की आंख और दिमाग ड्रोन होते हैं। ड्रोन पहले उड़ते हैं, दुश्मन की लोकेशन देते हैं, फिर तोप फायर करती है। निशाना सटीक लगा या चूका, इस पर भी ड्रोन नजर रखते हैं, यानी शक्ति बाण यूनिट दुश्मन का विनाश तय करती है। आज पहली बार एक महिला अधिकारी ने सीआरपीएफ की पुरुषों की टुकड़ी का परेड में नेतृत्व किया। सहायक कमांडेंट सिमरन बाला कर्तव्य पथ पर टुकड़ी की कमान संभालकर इतिहास उन्होंने रचा। यह भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को दिखाता है। पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के खास पशु दस्ते ने मार्च किया। इसकी अगुवाई डबल हम्प यानी 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों ने की। इसके अलावा सेना की जांस्कर पोनी, शिकारी बाज पक्षी और आर्मी डॉग्स भी परेड में शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की घुड़सवार यूनिट 61 कैवलरी का नया युद्धक अवतार दिखाई दिया। पहली बार 61 कैवलरी ने समारोह की वर्दी नहीं, युद्धक ड्रेस में परेड की। परेड स्थल पर बैठने वाली जगह यानी एनक्लोजर से वीवीआईपी स्टिकर्स गायब कर दिए गए। इनकी जगह एनक्लोजर का नाम गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया। अब आपको कर्तव्य पथ पर दिखाए गए भारत के शौर्य और पराक्रम की एक छोटी सी झलक पहले दिखा देते हैं। डीएनए मित्रों, आज कर्तव्य पथ पर जमीन से लेकर आसमान तक तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के रफाल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई पास्ट किया। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। सेनाओं ने मिसाइलें, बैटल एयरक्राफ्ट, नई बटालियन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल घातक वेपन सिस्टम का प्रदर्शन भी किया। लेकिन आज आपको भारत के उन घातक हथियारों के बारे में जानना चाहिए जो पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई दी और जिन्होंने हर भारतीय को
एहसास दिलाया कि हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में कितना ताकतवर है। ये वो हथियार हैं जिसे देखने के बाद अमेरिका भी असहज महसूस कर रहा होगा। आज गणतंत्र दिवस की परेड में एक ऐसा हथियार दिखाई दिया जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा विशिष्ट देशों के क्लब में पहुंचा दिया है। गणतंत्र दिवस 2026 का सबसे ताकतवर और सबसे खास हथियार लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल रही। भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना से ज्यादा तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यानी समंदर में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, सुपर वॉरशिप और हाई वैल्यू नेवल टारगेट को खत्म करना भारत के लिए बहुत आसान हो गया। दुनिया के कई देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ 2 देशों के पास है। इस मिसाइल की रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की नई मिसाइल 1500 किलोमीटर तक किसी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। आप इसकी ताकत इस तरह समझ सकते हैं, भारत के समुद्री तट से कराची में मौजूद पाकिस्तानी युद्धपोत को लगभग 7 मिनट में नष्ट कर सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए दुनिया में किन किन देशों के पास हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मौजूद है। रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 8 मैक है, जो समंदर में 1000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। इसके अलावा चीन की DF-17 की रफ्तार 7 मैक यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा है। यह 1800 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है, जबकि अमेरिका नेवल हाइपरसोनिक मिसाइल अभी टेस्टिंग फेज में है उसके पास में। समझ रहे हैं आप? अपने कर्तव्य पथ पर आपने जो मिसाइल देखी, वैसी मिसाइल दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों के पास मौजूद है। सोचिए, दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी क्षमताएं सिर्फ 2 देशों के पास है। सुपर पावर अमेरिका भी अभी इतनी ताकतवर मिसाइल की टेस्टिंग ही कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिकी ताकत का डंका बजाते फिरते हैं, वो भी इस मिसाइल को अभी टेस्ट ही करा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने देश में तैयार अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी UGV को भी दिखाया, जिसका नाम भैरव है। यह बिना चालक का ऐसा जमीनी वाहन है जिस पर भारतीय सेना जरूरत के हिसाब से मशीन गन, एंटी टैंक रॉकेट और सर्वेलेंस कैमरे या नाइट विजन फिट करके युद्ध के मैदान में उतार सकते हैं। भैरव UGV को भविष्य का हथियार माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई सैनिक नहीं बैठता। यह रिमोट या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, यानी सबसे खतरनाक जगह अब मशीनें जाएंगी, सैनिक सुरक्षित रहेंगे। भैरव 3 तरीकों से काम कर सकता है। पहला, रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह खुद फैसला लेकर गश्त और फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड मोड में इंसान और AI एक साथ इसे ऑपरेट करेंगे, यानी ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, बल्कि सोचने वाली मशीन है। भैरव का इस्तेमाल भारतीय सेना किन परिस्थितियों में करेगी, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर या किसी आतंकी ठिकाने पर पहले भैरव को उतारा जा सकता है। ऊंचाई, बर्फ वाले या किसी दुर्गम इलाके में जहां इंसानी जान का खतरा ज्यादा है। IED वाले संदिग्ध इलाकों में सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए पहले भैरव को उतारा जा सकता है। इसके अलावा छिपे आतंकी या बंधक जैसी स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया में अमेरिका की सेना ने कुछ युद्ध क्षेत्रों में इसको तैनात किया है। इजराइल के पास इस तरीके के सबसे एडवांस UGV हैं। चीन और रूस ने भी इसका प्रोटोटाइप तैयार किया है, लेकिन वॉर जोन में इनकी तैनाती नहीं की गई है। यानी भारत उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास ये क्षमता है, और वो तीसरा देश है जिसकी सेना ऐसे UGV का इस्तेमाल कर रही है। आज भारत ने भैरव के अलावा सूर्यास्त्र की ताकत भी दुनिया को दिखाई। सूर्यास्त्र भारत का एक आधुनिक रॉकेट दागने वाला हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत को आसान तरीके से आप इस तरह समझ सकते हैं। यह एक ऐसा बड़ा हथियार है जो एक ही गाड़ी से अलग अलग तरीके के रॉकेट बहुत दूर तक और बहुत सटीक तरीके से मार सकता है। आज आपको सूर्यास्त्र की कुछ और खासियत भी जाननी चाहिए। सूर्यास्त्र की रेंज 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, यानी दुश्मन बहुत दूर हो फिर भी सुरक्षित जगह से हमला किया जा सकता है। सूर्यास्त्र में एक ही लॉन्चर से कई तरीके के रॉकेट, यानी छोटे रॉकेट, बड़े रॉकेट या गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। ये एक मोबाइल लॉन्चर है, यानी इसे तेजी से आता है, ये मारता है और फिर निकल जाता है। इसे ट्रक पर लगाया गया है, जिससे ये जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल सकता है।
इसे युद्ध की भाषा में शूट एंड स्कूफ कहते हैं, यानी मारो और फौरन निकलो। यह घूम घूम कर हमला करने वाला हथियार भी दाग सकता है। इसे लाइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, जो पहले ऊपर उड़ता है फिर लक्ष्य देखते ही हमला कर देता है। रूस, अमेरिका जैसे देशों के पास ऐसे सिस्टम ज्यादा हैं। भारत के पास अभी इनकी संख्या कम है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है भारत अब खुद इनका निर्माण कर रहा है। भारत से खरीदने पर निर्भर नहीं अब किसी और पे, यानी बहुत तेजी से भारतीय सेना में इसकी संख्या अब बढ़ जाएगी। डीएनए मित्रों, आज की परेड में अर्जुन और वीर भी दिखाई दिए। ये अर्जुन और वीर किसी इंसान के नाम नहीं है, भारतीय सेना के बाज के नाम। 26 जनवरी की परेड में इस बार भारतीय सेना के 4 प्रशिक्षित बाज भी शामिल हुए, जिनके अर्जुन और वीर जैसे प्रतीकात्मक नाम रखे गए हैं। इन बाजों को कोई सैन्य रैंक नहीं दी जाती, लेकिन इन्हें इंडियन आर्मी के रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। ये बाज शिकारी पक्षी होते हैं और इनका भोजन प्राकृतिक मांसाहारी आहार पर आधारित होता है, जिसे हैंडलर नियंत्रित करते हैं। इन बाज और उनके हैंडलर्स के बीच गहरा भरोसा और बॉन्डिंग बनाई जाती है, ताकि वो आदेश पर उड़ना, रुकना और लौटना सीख सकें। इन्हें महीनों से लेकर सालों तक चरणबद्ध ट्रेनिंग दी जाती है। इन बाजों को ड्रोन निष्क्रिय करने और निगरानी जैसे कामों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो सेना की नई पहल को दिखाता है। अब तक इन बाजों ने अभ्यास के दौरान छोटे ड्रोन्स को अपने पंजों से नष्ट करने का कारनामा करके भी दिखाया है। डीएनए मित्रों, आज भारत के गणतंत्र दिवस की परेड को पूरे यूरोप ने देखा। आप सोचे होंगे ये कैसे हुआ। इसकी बड़ी वजह आज भारत की गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि बने 2 मेहमान हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर यूरोप के 27 देशों के समूह, यानी यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए। कहा जाता है, जब दोस्ती गहरी होती है तो नेताओं की केमिस्ट्री पर भी असर दिखाई देता है। आज गणतंत्र दिवस समारोह में भी कुछ ऐसा नजर आया। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन आज भारत की संस्कृति और शौर्य की झांकियां देखकर बहुत ही उत्साहित दिखाई दिए। ये दोनों नेता भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने के लिए आए हैं, जिसे यूरोपीय देश मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। आज कर्तव्य पथ पर जैसा उत्साह इन यूरोपीय नेताओं ने दिखाया, वो भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। आज पूरे यूरोप ने समझ लिया, भारत से बड़ी डील करके यूरोप बहुत समझदारी का फैसला कर रहा है। आज आपको भी यूरोपीय नेताओं के उत्साह और भारत के नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। शुरुआती झांकियों को देखने के बाद ही गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की फैन बन गई, और इसका प्रमाण भारत के गणतंत्र दिवस पर दिया गया उनका बयान है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को और अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है, और हम सभी को इससे फायदा होता है। यह बयान कोई मामूली बयान नहीं है, यह पूरी दुनिया को यूरोप का संदेश है। यूरोप की सबसे बड़ी नेता आज पूरे भरोसे के साथ भारत को विश्व गुरु बता रही है। वो मानती हैं भारत की सफलता सारी दुनिया को स्थिर और सुरक्षित बनाएगी। आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने हिंदी में पोस्ट लिखकर अपने स्वागत के लिए भारत का धन्यवाद किया। भारत और यूरोप की साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। उर्सुला ने आज भारत के गणतंत्र दिवस की परेड का पूरा वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया, जिसे लाखों यूरोपीय लोग देख चुके हैं, और भारत के गणतंत्र दिवस को देखने वाले यूरोपीय लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डीएनए मित्रों, आज गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ की सैन्य टुकड़ी और झंडे भी दिखाई दिए, जिसे यूरोपीय नेताओं ने भारत और यूरोप के सुरक्षा सहयोग के मजबूत होने को सशक्त प्रतीक बताया। आज यूरोप को धमकाने वालों को संदेश दिया, भारत जैसा मजबूत देश उसका रणनीतिक सहयोगी बनता जा रहा है। मित्रों, आज आपको भारत और यूरोप के बीच होने जा रही डील के फायदे भी समझने चाहिए, जिसकी जानकारी हमने डीएनए में पहले भी आपको दी है। लेकिन इससे पहले आप गणतंत्र दिवस में दिखी पाकिस्तान की झांकी को देख लीजिए। आज जो डीएनए मित्र किसी वजह से गणतंत्र दिवस की परेड नहीं देख पाए, वो भारत के गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की झांकी की खबर सुनकर हैरान हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने परेड नहीं देखी, उनको आज हमारे साथ पाकिस्तान की तबाही की ये झांकी बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए, जिसे आज कर्तव्य पथ पर सिर्फ हिंदुस्तानियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान और यूरोप ने भी देखा। भारत की पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों
और एयरबेस को निशाना बनाया, आज उसकी झांकी भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। इस झांकी में बहावलपुर में भारतीय सेना द्वारा नष्ट किए गए जैश के हेडक्वार्टर को दिखाया गया। भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों ने कैसे आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को धमाके से खंडर बना दिया। आज भारतीयों ने इस झांकी के जरिए इसे याद किया। भारत की सेनाओं ने कैसे देश की रक्षा की, कैसे आकाश और S-400 जैसे एयर डिफेंस से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया गया, इसकी झांकी भी आज देश ने देखी। इसके अलावा ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान के जलते हुए एयरबेस और नष्ट विमान भी इस झांकी में दिखाए गए। आज आपको भारत और यूरोप के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में भी जानना चाहिए। भारत और यूरोप के बीच कल 18 साल बाद यह ऐतिहासिक समझौता होगा। सोचिए, इस ट्रेड डील पर बातचीत साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2013 में इसको रोक दिया गया और अब 2026 में जाकर यह पूरी हुई है। यानी 2007 में जिस समझौते को लेकर बात की शुरुआत हुई, वो 19 साल बाद अब जाकर पूरी होने वाली है। आज यूरोप के अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं। ऐसे में यह डील यूरोप के लिए भी बहुत बड़ा सहारा है। यूरोपीय यूनियन के देशों की आबादी 45 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। इस तरह इस डील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फ्री एरिया तैयार हो जाएगा, यानी 185 करोड़ लोग एक व्यापारिक मंच पर आ जाएंगे। यूरोप और भारत दोनों चीन से सप्लाई चेन हटाना चाहते हैं, अमेरिका के ऊंचे टैरिफ से बचना चाहते हैं। यूरोप एक सुरक्षित बैकअप मार्केट चाहता है। ये सभी जरूरतें इस डील से पूरी होंगी। इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा। भारत की कंपनियां और कारीगर सीधे यूरोप में सामान बेच पाएंगे। नकली सामान पर रोक लगेगी, मतलब अब कोई नकली बनारसी साड़ी या नकली दार्जिलिंग चाय यूरोप में नहीं बेच पाएगा। हमने इससे पहले डीएनए में आपको इस ट्रेड डील के बारे में विस्तार से बताया है। आज आपको इस ट्रेड डील से भारतीयों को, मतलब सीधे आपको होने वाले फायदे के बारे में जानना चाहिए। यूरोपीय देशों और भारत के बीच व्यापार में टैक्स खत्म होने से रोजमर्रा और शौक की चीजें सस्ती होंगी। यूरोप में बनने वाली BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा यूरोपियन वाहन और विस्की के दाम भी भारत में घटेंगे। मोबाइल पार्ट्स, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे, क्योंकि अभी भारत मशीनरी के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। यूरोप का बाजार खुलने से मशीनरी सस्ती होगी। भारत के व्यापारियों का माल बगैर टैक्स सीधे यूरोपीय देशों में पहुंचेगा। इससे व्यापार और मुनाफा दोनों बढ़ेगा। इससे कपड़े, जूते, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर में लाखों नई नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा भारत में दवाइयां और इलाज सस्ता हो सकता है। इस डील में भारत के किसानों और डेयरी उद्योग की सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है। भारत ने डेयरी और खेत को डील से बाहर रखा है, खेती को, यानी यूरोप का सस्ता दूध और पनीर भारत में नहीं घुसेगा। अमेरिका से डील नहीं होने की यह भी सबसे बड़ी वजह थी। इस डील के बाद यूरोप में भारतीय जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कंपनियां मजबूत होंगी, जिससे रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बढ़ेंगी, जिससे इलाज भी सस्ता होगा। मित्रों, साजिश का एक सेंटर बीजिंग में भी खुला था। साजिश थी बीजिंग में मादुरो पार्ट 2 वाला नया चैप्टर लिखने की। साजिश थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्ता पलट की। इस साजिश के किरदार चीन के सैन्य कमांडर थे। सभी जिनपिंग के करीबी थे, लेकिन बीजिंग में मादुरो 2 वाली साजिश के तार अमेरिका से भी जुड़े थे। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप जिनपिंग को बंदी बनाना चाहते थे? क्या अमेरिका ने चीन में तख्ता पलट की साजिश रची थी? अब हम बीजिंग में हुई तख्ता पलट की साजिश और इसके अमेरिकी कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, चीनी सेना के 2 बड़े कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है झांगा यूशिया और दूसरे का नाम है लियू झेनली। आरोप है कि इन दोनों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बंधक बनाने और तख्ता पलट की साजिश रची। इस पूरी साजिश की विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले इस साजिश के प्रमुख पात्र बताए जा रहे झांग यूशिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको पता चल सके यह साजिश कितनी बड़ी थी। झांग यूशिया चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। उस कमीशन के चेयरमैन राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे, यानी झांग जिनपिंग के डिप्टी थे और सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे। गिरफ्तार किए गए लियू झेनली सैन्य रणनीतिकार थे, यानी जिनपिंग के बेहद करीबी और सेना पर मजबूत पकड़ रखने वाले 2 सैन्य कमांडर्स ने अपने बॉस के तख्तापलट की साजिश रची। उनका प्लान था जिनपिंग को बंधक बनाना, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने मादुरो को बंधक बनाया। ट्रंप ने एक सैन्य टुकड़ी भेजकर मादुरो को किडनैप कराया था, ठीक वैसे ही झांग यूशिया ने जिनपिंग को किडनैप करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी। डीएनए मित्रों,
चीन के प्रसिद्ध युद्ध रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा है, सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। जिनपिंग के खिलाफ जिस छद्म युद्ध की साजिश रची गई थी वो धोखे पर ही आधारित था। इस धोखे की चर्चा से पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिनपिंग के तख्तापलट की साजिश को ट्रंप से क्यों जोड़ा जा रहा है। जब झांग यूशिया और ल्यू झेनली को गिरफ्तार किया गया तो उन पर भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, लेकिन अब चीन की सरकार ने झांग यूशिया पर नए आरोप लगाए हैं। चाइनीज सरकार का आरोप है कि झांगा यूशिया के अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से करीबी रिश्ते थे। चीन झांग पर परमाणु जानकारी लीक करने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि चीन ऑफिशियली यह कबूल नहीं करना चाहता कि जिनपिंग को बंधक बनाने और तख्ता पलट की साजिश हुई थी। अब इन कड़ियों को जोड़िए और फिर समझिए। झांग के रिश्ते CIA यानी अमेरिका के साथ थे। झांग जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते थे, यानी ट्रंप के दुश्मन को ठिकाने लगाना चाहते थे। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजिंग में हुई तख्ता पलट की इस साजिश में ट्रंप शामिल थे। डीएनए मित्रों समझिए, मादुरो ट्रंप की चेतावनी नहीं मान रहे थे। उनका करीबी सहयोगी कौन था? जिनपिंग और पुतिन। ट्रंप ईरान में भी तख्ता पलट करना चाहते थे। ईरान का करीबी सहयोगी कौन है? जिनपिंग और पुतिन। ट्रंप जिनपिंग और पुतिन को सीधे सीधे चुनौती दे नहीं सकते, इसलिए यह थ्योरी सामने आई कि जिनपिंग के डिप्टी के जरिए ही ट्रंप ने चीन में तख्ता पलट की प्लानिंग की थी। मित्रों, चीन के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि कुशल नेता दुश्मन की सेना को बिना लड़े परास्त कर देता है। ट्रंप ने भी शायद जिनपिंग को बिना लड़े हराने का प्लान बनाया था, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर बीजिंग में हुआ क्या था और कैसे जिनपिंग ने तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। इसे ध्यान से सुनिएगा। 18 जनवरी यानी आज से 8 दिन पहले जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया जाना था। इसके लिए झांग यूशिया और ल्यू झेनली ने पूरी तैयारी कर ली थी। कनाडा में रहने वाली चीनी लेखिका शेंग शुए ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जिनपिंग को झांग की साजिश के बारे में 120 मिनट पहले पता चल गया है, यानी 2 घंटे पहले जिनपिंग को साजिश की जानकारी मिल गई। यह जानकारी कैसे मिली, यह समझिए। दरअसल अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करने वाले जिनपिंग को अपने डिप्टी झांग पर पहले से ही शक था। उन्होंने झांग की टीम में पहले ही अपने खास लोगों को तैनात किया था। जिनपिंग के इन भरोसेमंद लोगों ने उन्हें इस साजिश की जानकारी दे दी। डीएनए मित्रों, साजिश की खबर मिलते ही जिनपिंग ने यही किया। उन्होंने बेहद गुप्त तरीके से अपने वफादार सैनिकों के साथ होटल छोड़ दिया। किसी को खबर नहीं हुई। होटल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। तय समय पर झांग यूशिया के सैनिक जिनपिंग को बंधक बनाने होटल पहुंचे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बीजिंग में चीनी सेना की 2 टुकड़ियां आमने सामने थी। फायरिंग में दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए। झांग के जो करीबी बच गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जहां मादुरो सत्ता पर अपनी कमजोर पकड़ के कारण अमेरिका की कैद में पहुंच गए, वहीं जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ से तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया। तख्ता पलट की साजिश नाकाम होने के बाद जिनपिंग का दमन चक्र शुरू हो गया है। झांग यूशिया, ल्यू झेनली के साथ ही उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके करीबी 14 और अन्य सैन्य कमांडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। कई अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जिनपिंग के सिर्फ तख्ता पलट की साजिश करने वाले अफसरों को ही नहीं, उनके परिवार और करीबियों को भी कैद करके यह संदेश दिया गया कि बागियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। 75 साल के जनरल झांग चीन की शब्दावली में राजकुमार हैं, यानी वो उन परिवारों में से एक परिवार हैं जिन्होंने 1949 में चीन के गृह युद्ध में शी जिनपिंग के पिता के साथ लड़ाई लड़ी थी। झांग की नजर जिनपिंग की कुर्सी पर थी, लेकिन वो जिनपिंग की बढ़ती ताकत से नाराज थे। झांग और उनके साथी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर चल रही कार्रवाई से जो अधिकारी थे वो डरे हुए थे। डर था कि भ्रष्टाचार के नाम पर जिनपिंग उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। जिनपिंग ने समय रहते तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया और ट्रंप का प्लान चौपट कर दिया। मित्रों, जिस ट्रंप पर जिनपिंग के तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लग रहा है, जो ट्रंप वेनेजुएला में तख्ता पलट करवाते हैं, ईरान में तख्ता पलट की कोशिश में है, उनकी खुद की कुर्सी इस वक्त खतरे में है। डीएनए मित्रों, अमेरिका में ट्रंप के तख्ता पलट की बात क्यों की जा रही है, आज हम उसी का अब विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका में ट्रंप के तख्ता पलट की झांकी देखनी चाहिए। अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त सड़क पर संग्राम हो रहा है। अमेरिका की आम जनता इस वक्त इतने गुस्से में है कि मरने मारने को तैयार है। अमेरिका के प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि प्रदर्शनकारी अब हथियारबंद कमांडोज पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को घेर घेर कर पीटा जा रहा है।
जिस होटल में ट्रंप की स्पेशल फोर्स के कमांडोज ठहरे हुए हैं, उसे चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उग्र भीड़ होटल के बाहर जमा होकर तोड़फोड़ कर रही है। अमेरिकी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डीएनए मित्रों, हिंसा की ये तस्वीरें अमेरिका में अब आम हो गई हैं। सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ इस भीड़ को देखकर ही कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के तख्ता पलट का काउंटडाउन है। अमेरिका में पैदा हुए इस हालात को ईरान का एक्शन रिप्ले भी कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में बगावत की आग भड़की कैसे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ट्रंप की सबसे चहेती फोर्स के 7 नकाबपोश कमांडोज एक शख्स को घेरे हुए हैं। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इस शख्स के चेहरे पर पहले पेपर स्प्रे का छिड़काव किया गया और फिर 5 सेकंड में इसे कम से कम 10 गोलियां मार दी। ट्रंप के आदेश पर सरेआम की गई ये गोलीबारी ने ही बगावत की आग को भड़का दिया। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका के आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स ने पूरे देश में शक के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मिनियापोलिस में एक व्यक्ति को जब आईसीई एजेंट्स ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इस शख्स ने इसका विरोध किया और जवाब में आईसीई एजेंट्स ने इस व्यक्ति को सरेआम गोलियों से भून दिया। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी है। एलेक्स एक अमेरिकी नागरिक थे और नर्स की नौकरी करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑर्डर के बाद अमेरिकी आईसीई एजेंट्स ने एक अमेरिकी नागरिक को ही गोली मारी तो लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अमेरिका में आईसीई एजेंट्स की बर्बरता का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इसी महीने 7 तारीख को मिनियापोलिस में ही 37 वर्षीय रेनी गुड को भी गोली मार दी गई थी। अमेरिका में जारी इस बर्बर कार्रवाई की तुलना ईरान में जारी प्रदर्शन से की जा रही है। जिस तरह से आईआरजीसी कमांडो अपनी ही आवाम को गोली मार रहे हैं, उसी तरह अमेरिका में आईसीई एजेंट्स अमेरिकी नागरिकों को गोलियों से भून रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शन को अपना खुला समर्थन दिया था। ईरान की आवाम को यह आश्वासन दिया था कि वो मदद करने आएंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका में एक नारा आज ट्रंप को बहुत चुभ रहा होगा। अमेरिका के मिनियापोलिस में ही दीवारों पर लोग लिख रहे हैं, अयातुल्ला प्लीज मदद करें। जो ट्रंप आज से कुछ दिन पहले ईरान में बगावत की आग पर अपनी रोटी सेक रहे थे, तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे थे, आज उनके ही तख्ता पलट का ट्रेलर अमेरिका में दिखने लगा है। मेरे मित्रों, कुल मिलाकर ईरान में जो बगावत की आग खामनेई के खिलाफ भड़की है, ठीक वैसी ही आग आज अमेरिका में भी लगी हुई है। लेकिन इस आग की पहली चिंगारी कब और कहां से भड़की, अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं। मित्रों, ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता की कमान संभालते ही देश भर में अप्रवासियों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया और इसकी जिम्मेदारी दी गई आईसीई एजेंट्स को। लेकिन ट्रंप ने जिस फोर्स को तैनात किया उसका इतिहास बहुत ही दागदार रहा है। आईसीई को साल 2003 में 9/11 हमले के बाद तैयार किया गया था। इसका काम है बॉर्डर कंट्रोल और अवैध प्रवास को रोकना। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में इस पर कई सवाल उठे। साल 2018 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीई पर 1480 अमेरिकी नागरिकों को अप्रवासी बताकर गिरफ्तार करने का आरोप लगा। 2020 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीई के डिटेंशन सेंटर में 440 यौन शोषण के मामले सामने आए। ट्रंप के पहले कार्यकाल में आईसीई की गिरफ्त में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। 2025 में आईसीई के डिटेंशन सेंटर में 32 लोगों की मौत हो गई, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। लेकिन 2026 में आईसीई एजेंट्स अब शक के बिना पर सरेआम लोगों को गोली मार रहे हैं। ट्रंप की इस बेलगाम फोर्स की वजह से ट्रंप के तख्तापलट की मांग शुरू हो गई है। ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़क रहा है क्योंकि एक आम अमेरिकी को गोलियों से भूनने के बावजूद ट्रंप आईसीई एजेंट्स की पैरवी कर रहे हैं। खुद तस्वीर जारी कर यह बता रहे हैं कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसके पास गन मौजूद थी और आत्मरक्षा में गोली मारी गई। मित्रों, तस्वीरें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है क्या सचमुच आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। अमेरिका में ट्रंप की इस कमांडो टुकड़ी के आतंक के विरोध में अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक उतर आए हैं। ओबामा ने 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी की हत्या को दिल दहला देने वाली त्रासदी करार दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अप्रवासियों की गिरफ्तारी की आड़ में अमेरिका में अपने डेथ स्क्वाड यानी आईसीई को एजेंट्स जो हैं उनको खुली छूट दे दी है। लेकिन ट्रंप का यही निर्णय उनकी सत्ता के लिए साढ़े साती साबित होगा। मित्रों, अब हम अमेरिका में हुए पहलगाम जैसे हमले का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप के देश में पहलगाम जैसा हमला हुआ है। मित्रों, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जब अमेरिका कट्टरपंथ और विवादित चेहरों को गले लगाता है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाते हैं, आतंकवादी से सीरिया के राष्ट्रपति बने अहमद अल-शार को व्हाइट हाउस में दावत देते हैं, तो उसका असर जमीनी स्तर पर कितना भयानक होता है
ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो दुनिया के सामने आज दिखाई दे रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक शख्स को धर्म पूछकर मारा गया। वॉशिंगटन के पार्कलैंड में यह हमला हुआ। एक शख्स पर और उसके पालतू कुत्ते पर जानलेवा हमला किया गया। रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे एडी एंटिश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी कार के वो पास में थे, तभी एक मुस्लिम हमलावर ने उनसे उनका नाम पूछा, धर्म पूछा। एडिश ने जैसे ही खुद को ईसाई बताया, उस शख्स ने 2 चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। इस बर्बरता की हद तो तब हो गई जब उसने एडी को बचाने आए उनके पालतू कुत्ते को भी बुरी तरह गोद डाला। पुलिस के मुताबिक हमलावर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था, जिसे बाद में जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। डीएनए मित्रों, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं एक शख्स सुबह के वक्त अपने कुत्ते को टहला रहा है, तभी एक दूसरा शख्स आकर उससे पूछता है, तुम्हारा धर्म क्या है? पहले तो एडी नाम का यह पीड़ित जवाब में कहता है, धर्म से क्या मतलब है? तो हमलावर कहता है, तुम्हारा कोई तो धर्म होगा। एडी जवाब में उसे जैसे ही क्रिश्चियन कहता है, हमलावर अचानक चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। पीड़ित व्यक्ति और हमलावर भागकर रोड क्रॉस करते हैं। हमलावर फिर हमले शुरू कर देता है। पीड़ित का पालतू कुत्ता जब भौंकता है तो वो उस कुत्ते पर भी चाकुओं से हमला कर देता है। घायल एडी और उनका कुत्ता फिलहाल अस्पताल में है, लेकिन यह हमला आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। डीएनए मित्रों, यह घटना महज एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं है। इसे उस बदलती वैश्विक राजनीति से जोड़कर देखने की जरूरत है जहां कट्टरपंथ को डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है। जब सत्ता के गलियारे कट्टरपंथियों के प्रति नरम होते हैं तो रेडिकलाइजेशन की आग पार्कलैंड जैसी गलियों तक पहुंच जाती है। पार्कलैंड की इस घटना ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि ट्रंप द्वारा कट्टरपंथियों को सहलाए और गुदगुदाए जाने से क्या मजहबी नफरत अब अमेरिका के आम नागरिकों के घरों के दरवाजे तक पहुंच गई है। डीएनए मित्रों, एक तरफ व्हाइट हाउस में विवादित चेहरों का स्वागत और दूसरी तरफ गलियों में मासूमों का कत्लेआम। वॉशिंगटन के पार्कलैंड में एक ईसाई व्यक्ति और उसके बेजुबान कुत्ते पर हुआ हमला कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम इतिहास और भूगोल के पन्ने पलटें तो पार्कलैंड से लेकर भारत के पहलगाम तक कट्टरपंथ का एक ही डरावना पैटर्न नजर आता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इसी तरह कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था। तब यही ट्रंप के अमेरिका ने इसे कश्मीरी लड़ाकों की कार्रवाई बताया था। धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी मुस्लिम कट्टरपंथी थे। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में धर्म पूछकर पिता पुत्र की जोड़ी ने 15 लोगों को गोलियों से भून दिया था। वो दोनों भी इस्लामिक कट्टरपंथी थे। और अब पार्कलैंड के ताजा मामले में हमलावर ने पहले धर्म पूछा और फिर खूनी खेल खेला। इस सब में एक बात कॉमन है, चेहरा एक ही है, पैटर्न भी एक है, लेकिन यह बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही। पार्कलैंड की घटना ने साफ कर दिया कि जब तक कट्टरपंथ की जड़ पर प्रहार नहीं होगा तब तक कोई भी सड़क और कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भारत का कश्मीर हो या अमेरिका का वॉशिंगटन। नफरत का ये वायरस हर जगह एक ही भाषा बोल रहा है। डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिसका राज्य भीतर से अशांत हो वो बाहर युद्ध छेड़कर जनता को भ्रमित करना चाहता है। घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने की इसी रणनीति पर इस समय ट्रंप काम कर रहे हैं। अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। ट्रंप प्रशासन की नीति के विरुद्ध अपने ही लोग युद्ध कर रहे हैं, लेकिन खुद ट्रंप खलीफा के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी में। अमेरिकी नौसेना का सबसे विध्वंसक बेड़ा ईरान के अहाते में आकर खड़ा हो चुका है। आशंका जताई जा रही है किसी भी वक्त तेहरान में तबाही की घंटी बज सकती है। हालांकि ऐसी आशंका पिछले 4 दिन से जताई जा रही है। इस बीच अब दावा किया जा रहा है कि खलीफा ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है, यानी ईरान ने एटम बम बना लिया है। सवाल है, क्या इसीलिए ट्रंप ने ईरान पर अटैक को एक्सटेंड कर दिया है? क्या ईरान की एटमी ताकत के कारण ही ट्रंप नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और ईरान पर अमेरिकी हमले की देरी की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, जब ट्रंप ईरान पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहे हैं तब युद्ध की आहट के बीच बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु बम 90% तक बना लिया है। अगले 36 घंटे के अंदर खामनेई ईरान को परमाणु संपन्न देश घोषित कर सकते हैं। मित्रों, यह इस लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले दूसरे देश भी आशंका जता चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। इजराइल भी ऐसी ही आशंका जता चुका है। अब महाविनाशक युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान की मीडिया की ओर से ऐसा ही दावा किया जा रहा है। यह दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता है और ईरान के एटमी शक्ति को लेकर सबसे बड़ा संकेत यह है कि सारी तैयारी होने के बावजूद
ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक में देरी कर दी है। जी मित्रों, ईरान के पास पहले से ही ऐसी मिसाइलें हैं जो 10 से 20 किलोटन तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उसके पास सिर्फ एटम बम नहीं था। हम आपको ईरान की कुछ ऐसी मिसाइल्स के नाम बताना चाहेंगे जिससे वो अपने दुश्मन पर एटमी अटैक कर सकता है। ईरान के पास शहाब 3 नाम की मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये एटम बम ले जाने में सक्षम है। ईरान के पास खैबर शेखन हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। सेजिल नाम की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान के पास है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान के पास है जो एटम बम ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर तक ही है। ईरान पर अगर आफत आई, अगर अमेरिका ने सीधे हमला किया तो संभव है कि ईरान अपनी इन मिसाइल्स के जरिए एटम बम का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जब बात अस्तित्व पर आएगी तो खलीफा कोई भी फैसला ले सकता है। मित्रों, ईरान के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो सीधे अमेरिका को टारगेट कर सके, इसलिए वो अमेरिका के सहयोगी देश या फिर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को ठिकाना बना सकता है। इसकी धमकी पहले भी ईरान दे चुका है। ईरान ने दीवार पर पोस्टर लगाकर ऐसा संदेश दिया था। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसकी एटमी तबाही के केंद्र में कौन कौन से देश होंगे वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। ईरान का पहला लक्ष्य इजराइल होगा। ईरानी एटमी मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल है। अमेरिका के कुछ घातक विमान इन देशों में गुप्त स्थान पर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान पर हमले की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को रसद और खुफिया सहायता देने की तैयारी भी कर ली है। मित्रों, अमेरिकी राजनीतिज्ञ और राजनयिक रहे हेनरी किसिंजर का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुश्मन से ज्यादा उसके सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए खलीफा अमेरिका के सहयोगी देशों को ही टारगेट करने का अब आदेश देगा। अमेरिका जिस तरीके की तैयारी कर रहा है उससे स्पष्ट है कि अमेरिका अटैक शुरू होने के बाद ईरान के पास काउंटर अटैक का आखिरी विकल्प ही बचेगा, और अगर ईरान को एटमी अटैक करना ही पड़ा तो वो अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह तबाह कर देगा। कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, वहां ईरान एटमी अटैक कर सकता है। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है। यह विषय यूजीसी के नए नियमों से जुड़ा है। मित्रों, जिन छात्रों को देश का भविष्य कहा जाता है वो यूजीसी के नए नियम को लेकर आपस में उलझने लगे हैं। यह ऐसा विषय है मित्रों जिस पर मीडिया से लेकर नेताओं तक का बड़ा वर्ग चुप है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी के नए नियमों पर हो रही चर्चा और विवाद पर हम डीएनए में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जो छात्र यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे थे उन्होंने इस नियम को वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यह अल्टीमेटम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। छात्रों का आरोप है कि यूजीसी का यह नियम कैंपस में छात्रों के बीच असमानता फैला रहा है। आरोप लग रहे हैं कि नए नियम से छात्रों में वैमनस्य बढ़ा है। पहले आप इस नियम का विरोध कर रहे लोगों की बात सुनिए। खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पे भिन्न भिन्न प्रकार के गलत आरोप लगाए जाएंगे, और जो आरोप लगाने वाला है अगर वो आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उसके बाद में उन आरोपियों जिन्होंने आरोप लगाया है उनके लिए कोई सजा का भी प्रावधान नहीं है। तब बच्चों में लड़ाई हो जाती है आपस में। जैसे कोई कह रहा है कि कोई टॉपर बच्चा है, हमारा बच्चा कोई अच्छा टॉप कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं इसको टॉप नहीं करने दे रहा, इसके ऊपर 2 मिनट में वो लगा देगा एक्ट की, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसका तो भविष्य खराब हो गया। एक हीन भावना, एक मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी समिति बनाई जा रही है इसमें जो समिति में सदस्य रखे जाएंगे सब या ओबीसी के होंगे या एससी के होंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को पढ़ाने ले जाएं, कैंपस में रहे तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा, स्कूल में होगा तब उसका मानसिक उत्पीड़न होगा। ना कोई सबूत के अरेस्टी होगा, जेल जाएगा, वो अपराधी ना बनेगा। अपराधी बन के आएगा तो कई सबन अपराधी हो गया है। तो ये सब चीज पे सरकार को सोचने का है और ये बिल वापस ले और इसमें संशोधन करने का काम करें। आरोप लग रहा है यह बिल कैंपस में मन भेद की दीवार खड़ी कर रहा है। इसलिए आज हम यूजीसी के नए नियम को बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम को नोटिफाई किया। यह नियम 15 जनवरी से देश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो गया, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया पहले शुरू हो गई। रोहित वेमुला की आत्महत्या से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाए। इसके बाद यूजीसी ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई।
इस कमेटी ने नए नियम का ड्राफ्ट बनाया। यूजीसी ने नए नियम के ड्राफ्ट पर 27 फरवरी 2025 को आम लोगों से राय मांगी। नए नियम पर आम लोगों की राय लेने के बाद यूजीसी ने इसे सरकार को भेज दिया। सरकार ने इस ड्राफ्ट को संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति को सौंप दिया। संसद की इस समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा की। कमेटी के अध्यक्ष राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह हैं। इस कमेटी में बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी, अजीत पवार वाली एनसीपी और सीपीएम के सांसद सदस्य हैं। कमेटी ने 8 दिसंबर 2025 को यूजीसी के ड्राफ्ट में कुछ बदलाव कर इसे सरकार को सौंप दिया। सरकार ने इस ड्राफ्ट को 13 जनवरी को नोटिफाई किया। नए नियम का समर्थन करने वाले छात्र क्या कह रहे हैं, इन्हें भी सुनना जरूरी है। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए और जो यूजीसी की गाइडलाइन ने जिस तरीके से इक्वलिटी की बात करी है उसका हम स्वागत करते हैं। जो संसदीय कमेटी ने और यूजीसी की संसदीय कमेटी के अंदर पालित होते हुए यूजीसी की गाइडलाइन के अंदर जो इक्वलिटी की बात रखी गई है वो बिल्कुल सरासर सही है और इसका हम समर्थन भी करते हैं। मैम, इसके इम्प्लीमेंटेशन में विश्वास रखता हूँ कि ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अपन आज शहर में बैठे हैं, जयपुर के अंदर खड़े हैं, लेकिन अगर अपन किसी पिछड़े जगह पे जाएं जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे देखते हैं जो लोग हैं एसटी एससी के हैं, जो इतने ऊंचे तबके के नहीं हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो वहाँ पे जरूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया का पालन कर राजनीतिक सहमति के बाद यूजीसी के नए नियम को नोटिफाई किया गया। मित्रों, आपके मन में सवाल होगा कि संसद का सत्र चल नहीं रहा है, यूजीसी के नए नियम को संसद में पेश नहीं किया गया, फिर यह कानून कैसे बन गया? इसे आसान शब्दों में समझिए। देश में यूजीसी एक्ट 1956 में बना था। संसद ने 3 मार्च 1956 को यूजीसी एक्ट को मंजूरी दी थी। अब तक इस एक्ट के तहत 2012 के नियम लागू थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2026 में नए नियम नोटिफाई किए गए। इसे संसद से पास कराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, यूजीसी के नए नियम को लेकर छात्र समर्थन और विरोधी खेमे में बंट रहे हैं। यह बंटवारा चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के इस विषय में भी कुछ नेता अवसर तलाश रहे हैं। जो बंटवारा अभी यूनिवर्सिटी कैंपस तक सिमटा हुआ है, उसे समाज तक पहुंचाने की विशैली कोशिशें शुरू हो गई हैं। सुनिए कैसे यूजीसी के नए नियम को अपने बंटवारे वाली राजनीति को मजबूत करने के लिए अब आधार बनाया जा रहा है। वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक रंगों का अंगूठा काटना चाहता है। मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं। मित्रों, जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य विवादित मुद्दों के हर पहलू से आम लोगों को परिचित कराना होता है। उनका कर्तव्य होता है कि आम लोगों को जागरूक करें, विवादित मुद्दों पर सहमति बनाएं। लेकिन कुछ नेता इससे भी अपने लिए सियासत का अवसर इसमें तलाश लेते हैं। आप तय कीजिए कि इसे क्या कहा जाए। हम सिर्फ इतना कहेंगे, यह देश का भविष्य कहे जाने वाले नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है। सभी पक्षों के तर्क को सुनकर सावधानी और संवेदनशीलता के साथ इस विवाद को सुलझाना चाहिए। जी ना मित्रों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो भारत की नई पीढ़ी यानी जेन जी को दुनिया के सामने एक नई मिसाल के रूप में पेश कर रही है। मित्रों, आज की युवा पीढ़ी जो कभी वेस्टर्न कल्चर की चकाचौंध में खोई रहती थी, अब वो अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रही है। आज का युवा नाइट क्लब की जगह भजन क्लबिंग कर रहा है। मित्रों, हम डिजिटल युग में भारत के युवाओं के डिवोशन के इसी ट्रेंड का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, युवाओं के इस ट्रेंड ने प्रधानमंत्री मोदी का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। कल मन की बात में पीएम ने परंपरा और आधुनिकता के अनूठे संगम पर बात की। उन्होंने विशेष रूप से भजन क्लबिंग जैसे नए सांस्कृतिक रुझानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहा है। मित्रों, पीएम ने जो कहा उस ट्रेंड को आंकड़ों के जरिए अब समझिए। 2025 में गूगल सर्च की हिस्ट्री के मुताबिक युवाओं ने भजन क्लबिंग, मॉडर्न कीर्तन जैसे शब्दों को पिछले साल के मुकाबले 400 से 600 गुना ज्यादा सर्च किया। मित्रों, भजन क्लबिंग का यह ट्रेंड सिर्फ अध्यात्म की तरफ झुकाव को ही नहीं दिखाता, बल्कि एक सोबर नाइट लाइफ का भी ट्रेंड है। पहले युवा पीढ़ी जहां रात के वक्त नाइट क्लब्स और पब का रुख करती थी, वो अब इस तरीके की गैदरिंग को तरजीह दे रही है।